शहर की भागदौड़ के बीच अनन्या और आर्यन का फ्लैट किसी आलीशान कांच के घर जैसा था। चमकदार, सुंदर, लेकिन बेहद नाजुक। 10 साल पहले जब आर्यन अनन्या ने फेरे लिए थे, तब घर की दीवारें कह कहों से गूंजती थी। लेकिन अब सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी शोर लगती थी। रसोई में चाय के उबलने की आवाज़ और न्यूज एंकर की तेज आवाज़ के बीच कोई संवाद नहीं था। अनन्या ने कप मेज पर रखा, जिसकी आवाज़ ने सन्नाटे को हल्का सा चीरा। चाय, अनन्या ने सपाट स्वर में कहा। आर्यन ने उंगलियों को लैपटॉप की कीबोर्ड पर नचाते हुए ही कहा, उसने अपनी चाय की तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो कोई मशीन हो जिससे बस ईंधन की ज़रूरत है। आर्यन को इस तरह देखकर अनन्या को वो दौर याद आया जब आर्यन फटी हुई जीन्स पहनकर गिटार बजाता था और वो उसकी धुनों को कैनवास पर उतारती थी। तब उनके पास बैंक बैलेंस नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में छिपे कल के वादे थे। आज आर्यन सीनियर मैनेजर था। उसकी कमीज की क्रीज उतनी ही सख्त थी जितनी उसकी शख्सियत। एक शाम अनन्या ने उम्मीद भरी नज़रों से आर्यन से पूछा, आर्यन, आज शनिवार है, हम उस पुराने कैफ़े चलें जहाँ हम पहले जाते थे? आर्यन ने बिना नज़रें मिलाए ही अनन्या से कहा, इम्पॉसिबल अनन्या, मंडे को बोर्ड मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन लॉक करनी है। अनन्या का सब्र अब जवाब दे गया। वो गुस्से में आर्यन से बोली, तुम्हारे लिए बोर्ड मीटिंग, मेल्स, ये क्लाइंट्स ही सब कुछ है? क्या तुम्हें याद भी है कि आखिरी बार हमने साथ बैठकर हंसते हुए खाना कब खाया था? मैं इस घर के मालकिन नहीं, बस एक फर्नीचर बनकर रह गई हूँ। आर्यन ने झुंझलाकर लैपटॉप पटक दिया। वो चिल्लाते हुए अनन्या से बोला, तुम्हें क्या लगता है ये ऐशो आराम आसमान से गिरते हैं? मैं दिन रात इसके लिए घिस रहा हूँ, इसी भविष्य के लिए ना। अनन्या ने कांपती आवाज में आर्यन से कहा, भविष्य के चक्कर में तुम हमारा आज खराब कर रहे हो। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा आर्यन? उस रात बेडरूम की दीवार के पीछे दोनों जाग रहे थे, पर उनके बीच की दूरी 7 समुंदर से भी ज्यादा थी। अगले दिन सफाई करते हुए अनन्या की नज़र अलमारी के सबसे ऊपरी कोने में दबी एक धूल भरी डायरी पर पड़ी। वो डायरी आर्यन की थी। अनन्या वो डायरी खोलकर पढ़ने लगी तो पन्ने पलटते ही एक पुराना स्केच गिरा। ये अनन्या की पहली पेंटिंग थी। उसमें आर्यन की लिखावट में एक नोट था, आज अनन्या ने अपनी माँ के दिए हुए कंगन बेच दिए ताकि हम इस छोटे से घर का किराया दे सके। उसने अपनी पेंटिंग किट भी बेच दी ताकि मैं नया गिटार खरीद सकूं। मैं आज खुद से ये वादा करता हूँ कि इतना कमाऊंगा कि अनन्या को कभी किसी चीज़ का त्याग न करना पड़े। मैं उसका हर खोया हुआ सपना उसे वापस लौटाऊंगा। आर्यन के लिखे उन शब्दों को पढ़कर अनन्या की आंखों से आंसू छलककर पन्ने पर गिर गए। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो मशीन समझ रही थी, दरअसल वो अपनी पुरानी मासूमियत को इसलिए कुर्बान कर चुका था ताकि वो अनन्या को दुनिया की सारी खुशी दे सके। आर्यन अपनी ही बनाई जिम्मेदारी की जेल में कैद हो गया था। उस रात जब आर्यन थका हारा घर लौटा तो माहौल बदला हुआ था। लाइटें बंद थी, हॉल में सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी और जमीन पर बिखरे थे पुराने ब्रश, सूखे हुए रंग और वो पेंटिंग्स जो कभी अधूरी रह गई थी। आर्यन ठिठक गया, अनन्या, ये सब क्या है? अंधेरे कोने से अनन्या बाहर आई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ करुणा थी। उसने आर्यन का हाथ अपने चेहरे पर रखा और बोली, आर्यन, तुमने मुझे सब कुछ दिया, बड़ा घर, गाड़ी, गहने, पर उस वादे को निभाने के चक्कर में तुम खुद को ही भूल गए हो। अनन्या ने वो पुरानी डायरी आर्यन के हाथ में थमाते हुए कहा, मुझे वो आर्यन वापस चाहिए जो अपनी धुन में खो जाता था। मुझे महंगी छुट्टियों से ज़्यादा तुम्हारे बेमतलब के 5 मिनट चाहिए आर्यन। आर्यन का दिल जैसे मोम की तरह पिघल गया। उसने अनन्या के कंधे पर सिर रख दिया और रोने लगा। उस रात कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनी, कोई मेल नहीं भेजा गया। उस रात उन्होंने बहुत बातें की, बिना कुछ कहे, सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों को सुनकर। रिश्ता किसी ऐप की तरह नहीं होता जो अपडेट करने से सुधर जाए। ये तो मिट्टी की उस घड़ी जैसा है जिसे रोजाना विश्वास
और समय की आंच पर पकाना पड़ता है। उन्होंने जान लिया था कि काम जरिया है जीने का, पर साथ ही जीवन का असली मकसद प्यार है और इन पलों को खुलकर जीना है जो हम एक दूसरे के साथ आज बिता रहे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी ही और कहानियाँ देती रहूं। धन्यवाद।